तो कहानी सीधा शुरू होती है शहर के भागम दौड़ वाली जिंदगी से। हर किसी के हाथ में फोन है, हर कोई कुछ ना कुछ खरीदना बेचना चाहता है। अब जैसे इंडिया में चलती है OLX, वैसे ही इस कहानी में है एक वेबसाइट जहां पर सभी तरह के लोग थोड़े से पैसे बचाने के लिए सेकेंड हैंड सामान खरीदते या बेचते हैं, जिनमें से एक पर्सन जोरों शोरों से दर्जनों तरह के सामान बेच रहा होता है, और वो भी बहुत ही कम दाम पर, सिर्फ ये कहकर कि वो बाहर जाना चाहता है और इसलिए उसे जल्दी से जल्दी सारा सामान बेचना है। अब इस कहानी में हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है सबसे पहले कैरेक्टर का, जिसको हम किम नाम देते हैं, क्योंकि इसके बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। इसे एक iMac बेचना होता है, जिसके लिए वो बहुत पहले ही ऐड डाल दिया होता है, जिससे अब तक इसे 4-5 कस्टमर्स ने मैसेज भी किया होता है कि वो उसे खरीदना चाहते हैं, पर एक तरह से ये उनको रिप्लाई नहीं देता, जैसे कि ये उन्हें सिर्फ उनके जेंडर की वजह से इग्नोर कर रहा हो। दरअसल ये पर्सन सिंगल होता है और इसे चाहिए होती है एक लड़की, एटलीस्ट उस लड़की का नंबर, ताकि ये उसके साथ बातचीत कर सके। और जब एक लड़की सेम इसे मैसेज करती है रिगार्डिंग iMac कि वो उसे खरीदना चाहती है, तो ये उसे एक्साइटेड होकर अपना फोन नंबर और एड्रेस दे देता है ताकि वो पर्सन खुद उसके घर आकर उससे मिल ले। अब शाम को ये भाई साहब सेंट वेंट लगा के रेडी होते हैं उस लड़की के लिए, और तभी बजती है बेल, जिससे इसे लगता है कि शायद वो लड़की आ गई है उससे मिलने। पर दरवाजा खोलने पर इसके सारे उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि वहाँ पर होता है एक आदमी जो कि खुद को उस लड़की का भाई बताता है और कहता है कि उसकी बहन काम की वजह से वहाँ पर आ नहीं पाई और इसलिए उसने वहाँ पर उसे भेजा है। अब किम एक तरह से मजबूर होता है, क्योंकि उसे बेचनी होती है अपनी iMac, और ग्राहक जब दरवाजे पर खड़ा हो तो वो उसे जाने के लिए कैसे कहता। इसलिए दोनों अंदर जाते हैं और वो पर्सन iMac को खरीदने से पहले चेक करने लगता है उसकी स्पेसिफिकेशन। तो वहीं गुस्से में किम एक बेसबॉल बैट उठाकर खड़ा हो जाता है, जैसे कि वो उसे वहीं पर मारने वाला हो, जिससे सिचुएशन हो जाती है थोड़ी सी टेंस। और जैसे ही लगता है कि किम तो अब उसे मार ही देगा, तो वो पर्सन कहता है कि मैं इस iMac को खरीदना चाहता हूँ, और वो सीधा पैसे देने के लिए आगे बढ़ता है, और वो भी कैश। नाउ पैसे पाकर किम खुश हुआ ही होता है कि उसकी खुशी खौफ में बदल जाती है, क्योंकि पैसे देने के साथ साथ वो पर्सन उसके पेट में चाकू भी घुसा देता है, और ऐसा वो तब तक करता है जब तक कि किम मर नहीं जाता। उस पर्सन की आइडेंटिटी हमें अभी पता नहीं चलती, पर ऐसा लगता है जैसे कि वो ये काम पहले भी कर चुका है, क्योंकि वो किम के फोन से उसके फ्रेंड को मैसेज करता है कि वो बाहर जा रहा है सब कुछ बेच बाच कर। एक तरह से उसकी ऐसा करने का ये रीजन हो सकता है कि किम का कोई भी फ्रेंड उसके गायब होने की शिकायत पुलिस में ना करे, और एक एक करके वो उसके घर के सभी सामानों को बेचने के लिए ऐड डाल देता है, और वो भी बहुत ही कम दाम पर। अब यहाँ से कहानी में हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है कहानी की मेन कैरेक्टर का, जिसका नाम होता है सीओ। ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करती है, जहाँ पर इसे एक प्रोजेक्ट का हेड बनाया गया होता है, जहाँ पर जब ये एक दिन नहीं जाती तो वहाँ के वर्कर्स गलती से ब्लैक टाइल्स को गलत जगह पर लगा देते हैं। नाउ ये बात उन वर्कर्स के लिए छोटी होती है, क्योंकि उन्हें कुछ खास डिफरेंस नजर नहीं आता, पर सीईओ के लिए ये किसी मुसीबत से कम नहीं होती, क्योंकि उसका मैनेजर इस बात के लिए उसका जीना हराम करके रख देगा, जो कि वो ऐसा करता भी है, पर सिर्फ उसे एक दोस्त की तरह डांटता है, ना कि किसी खड़ूस बॉस की तरह। जिससे हमें पता चलता है कि सीईओ उस कंपनी में बहुत पहले से काम करती है, और उसने पहले भी बहुत सारी गलतियां की होती हैं, जिससे उसकी इमेज थोड़ी सी क्लमजी वुमनिया वाली हो जाती है, जो कि हर जगह पर कुछ न कुछ बिगाड़ कर ही आती है। नाउ सीईओ की यहाँ पर एक फ्रेंड होती है, जो कि उसे चिढ़ाने लगती है कि कहीं उनका बॉस उसे पसंद तो नहीं करता। तो वहीं सीईओ उसे कहती है कि अगर वो उसे पसंद करता तो वो उसे बात बात पर डांटता नहीं। साथ ही वो उसे उन टाइल्स को फिर से उखाड़ने के लिए कहता है, क्योंकि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की डेडलाइन बहुत ही पास होती है। अब सीईओ यहाँ पर एक नई जगह पर शिफ्ट हुई होती है, जहाँ पर उसका वॉशिंग मशीन खराब हो जाता है। ये सेम बात वो अपने फ्रेंड को बताती है, जो कि उसे एक सेकेंड हैंड वॉशिंग मशीन खरीदने की सलाह देती है, क्योंकि ऐसा करके ही उसने एक माइक्रोवेव खरीदा होता है, और वो भी बहुत ही सस्ते दाम पर, जो कि ऑलमोस्ट नया था। नाउ ये बात सुन सीईओ को भी मन करता है कि वो एक सेकेंड हैंड वॉशिंग मशीन खरीदे, ताकि उसके थोड़े से पैसे बच जाए, और जल्दी ही वो एक वॉशिंग मशीन को खरीद भी लेती है, और वो भी बिना उसे देखे। पर जब उस वॉशिंग मशीन की इंस्टॉलेशन करवाई जाती है तो इसको हो जाता है धोखा, क्योंकि ये मशीन भी उसके पहले मशीन
मशीन की तरह नहीं चलती और जो पर्सन उस मशीन को फिक्स करने के लिए जाता है वो उसे स्कैम के बारे में बताता है कि इस तरह के स्कैम आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ना ये बात सीईओ को बहुत बुरी लगती है और वो सीधा उस पर्सन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है ताकि वो अपने पैसे वापस ले सके। पर जिस पर्सन ने उसे वो वॉशिंग मशीन बेची होती है ना तो वो उसके मैसेज का कोई रिप्लाई करता है और ना ही उसने अपनी कोई कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दी होती है जिसके जरिए सीईओ उसे कांटेक्ट कर सके। और साथ ही सीईओ जब उसके प्रोफाइल को सर्च करने की भी कोशिश करती है उस वेबसाइट पर तो उसकी वो प्रोफाइल उसे मिलती भी नहीं, जिससे सीईओ को सच में लगने लगता है कि इसके साथ स्कैम हुआ है और इसलिए वो एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए जाती है उसके अगेंस्ट। पर पुलिस जब उसे बताते हैं कि उन्हें कम से कम 4-5 महीने लग जाएंगे सिर्फ इस केस की इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करने में, तो सीईओ एक तरह से उम्मीद खो देती है कि पुलिस यहाँ पर कुछ करेगी भी या नहीं। ऑन दी अदर हैंड पुलिस उसे समझाने की कोशिश करती है कि सिर्फ 2 दिनों में ही उनके पास ऐसे 100 से भी ज्यादा केसेस आए हैं जिनमें से फिशिंग से लेकर बैंक से पैसे निकालने तक, यहाँ तक कि धमकी देना और डराना धमकाना भी शामिल होता है। और ये सब एक इंसान का कारनामा होता है या 10, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब सीईओ ने खोए होते हैं अपने पैसे, इसलिए वो तो अपने हाथ पर हाथ धरे बैठने वाले नहीं होती और कई दिन वो निकाल देती है उस पर्सन की प्रोफाइल को सर्च करने में, जिससे फाइनली उसके हाथ उस पर्सन की एक और प्रोफाइल लग जाती है जिसे सीईओ ढूंढ पाती है उस पर्सन के डिस्क्रिप्शन प्रोफाइल के जरिए, जो कि सेम टू सेम होती है प्रीवियस प्रोफाइल के जैसे। अब सीईओ जब उस डिस्क्रिप्शन को कॉपी करने की कोशिश करती है तो वो पाती है कि उस पर्सन ने डिस्क्रिप्शन की जगह पर एक फोटो चिपका रखी है और सेम उसी की वजह से सर्च में उसकी वो प्रोफाइल नहीं आ रही थी। पर अब सीईओ के हाथ वो लग चुका होता है, इसलिए ये उसे मजा चखाने के लिए उसके हर एक प्रोडक्ट के नीचे ही इज अ स्कैमर लिख के कमेंट कर देती है ताकि लोग उससे कुछ भी ना खरीदें। तो वहीं जिस पर्सन की वो प्रोफाइल होती है उसके बारे में हमें बताया जाता है कि वो पर्सन एक बहुत बड़ा हैकर है जो कि किसी से बात कर रहा होता है कि अगर उसे किसी लड़की के बारे में जानना है तो वो एक सर्टेन अमाउंट उसे दे दे एंड इन रिटर्न वो उसे उसकी सारी आईडी कार्ड की इन्फॉर्मेशन देगा, इंक्लूडिंग नेम, एड्रेस, पासवर्ड, फोन नंबर एक्सेट्रा। मतलब कि ये पर्सन भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जिसके साथ सीईओ उलझ रही है। नाउ ये पर्सन जब कमेंट्स देखता है तो ये उसका इमीडिएटली रिप्लाई करता है और वो भी सीईओ के प्राइवेट नंबर पर, और उसे एक तरह से वार्निंग देता है कि ये सब वो बंद करे और जो गलती उसने करी है उससे सीख लेकर वो सब कुछ भूल जाए। तो वहीं सीईओ इतनी आसानी से पीछे नहीं हटती और वो उसे और भी चिढ़ाती है और अपनी सारी भड़ास निकाल वो फोन बंद कर देती है जब तक कि वो पर्सन रिप्लाई करना बंद नहीं करता। नाउ इसके हिसाब से वो पर्सन डर कर पीछे हट गया होता है, बट असल में वो पर्सन इसकी सारी डिटेल्स निकाल रहा होता है हैकिंग करके, ताकि वो इसे और भी ज्यादा परेशान कर सके। और उसकी हैकिंग का रिजल्ट हमें दिखना शुरू हो जाता है अगले दिन से, जब लोग सीईओ को फोन करने लगते हैं रिगार्डिंग फ्री गिवअवेज के लिए। मींस कि उस हैकर ने सीईओ के पर्सनल प्रोफाइल के साथ कुछ तो छेड़छाड़ करा है जिससे लोग सीईओ को फोन कर रहे हैं बार बार। अब सीईओ 1-2 फोन कॉल से तो परेशान नहीं होती, पर जब उसका फोन पूरे दिन बजता रहता है और लोग उससे एक ही चीज के बारे में पूछते रहते हैं तो वो काफी हद तक परेशान हो जाती है। पर ये सब तो सिर्फ शुरुआत होती है, अभी तो दर्जनों डिलीवरी बॉयज का आना बाकी होता है, जिससे डर कर सीईओ फिर से पुलिस के पास जाती है मदद मांगने, जिसकी डरी हुई हालत देखकर ऑफिसर ली फाइनली इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अगले दिन जाकर वो सभी डिलीवरी बॉयज को मना कर देते हैं कि वो वहाँ पर न आए। एंड सेकेंडली सीईओ के अपार्टमेंट के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया जाता है ताकि वो सेफ महसूस करे, जिससे वो हैकर एक दूसरा रास्ता चुनता है सीईओ को परेशान करने का, जिसमें वो सीईओ के मॉम के फोन को हैक कर उससे पैसे मांगता है और जैसे ही सीईओ पैसे भेजने वाली होती है वो 1 सेकंड के लिए रुक जाती है, जैसे कि वो सोच रही हो कि उसकी माँ उसे ऐसे पैसे नहीं मांगती तो आज कैसे वो उसे मैसेज करके पैसे मांग रही है। और रिटर्न में जब ये भी अपने डैड के बारे में उससे पूछती है कि उसके डैड कहाँ हैं, तो उसकी माँ उसे बताती है कि वो ऑफिस गए हैं, जिससे सीईओ भी समझ जाती है कि वही पर्सन वो सब कुछ कर रहा है, क्योंकि उसके डैड की मौत तो बहुत पहले ही हो गई थी।
नाउ ये बात उस हैकर को पता नहीं होती, इसलिए वो सीईओ के अकाउंट को खाली नहीं कर पाता, पर उसे परेशान करने के लिए वो उसे रात होने का इंतजार करने को कहता है, जिससे सीईओ बुरी तरह से घबरा जाती है। अब रात होने पर सीईओ सोने की कोशिश तो करती है, पर डर की वजह से उसे नींद नहीं आती। ये एक तरह से उसके लिए अच्छा ही होता है, क्योंकि रात को उसे ऐसी आवाजें आने लगती है जैसे कि कोई उसके दरवाजे को अनलॉक कर रहा हो, जिससे डर कर सीईओ जब दरवाजे के पास जाती है तो वो देखती है कि एक अननोन पर्सन उसके दरवाजे को खोलकर अंदर आ चुका है, और अंदर आने के लिए वो उसे अंदर के लॉक को भी खोलने के लिए कहता है, जो कि जब सीईओ ऐसा नहीं करती तो वो आदमी गुस्से में ऐसा खुद करने लगता है, जिससे डर कर सीईओ फोन लगा देती है ऑफिसर ली को, जिससे वो पर्सन तो वहाँ से भाग जाता है, पर वो हैकर नहीं, और वो सीईओ को फिर से मैसेज करता है कि उसी ने उसे वहाँ पर भेजा था और अभी तो और भी आएंगे। पर अगर वो चाहती है कि ये सब रुक जाए तो वो उसे 50 लाख कोरियन वॉन दे दे, और वो भी अगले 5 मिनट के अंदर। पता चलता है कि उस हैकर ने सीईओ की इमेज को एक धंधे वाले के रूप में सबको परोस दिया होता है, और जो भी उसके पास आ रहे होते हैं वो सेम वैसे ही लोग होते हैं जो कि ऐसी जगहों पर जाते हैं, जिससे डर सीईओ उस हैकर को पैसे भेजने के लिए तैयार हो जाती है। पर जब तक वो ऐसा करती तब तक टाइम हो जाता है खत्म, और एक और पर्सन सीईओ के अपार्टमेंट को खोलना शुरू कर देता है। पर अब तक ऑफिसर ली वहाँ पर आ जाते हैं और उस पर्सन को कर लेते हैं अरेस्ट। तो वहीं सीईओ के पास रोने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता, क्योंकि वो पर्सन पूरी रात उसे परेशान करता है, उसे उसी के बारे में सब कुछ बताकर, जिससे सीईओ ऑफिसर ली से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके साथ उस पर्सन के घर चले जहाँ से उसे वो वॉशिंग मशीन डिलीवर हुआ था, क्योंकि इसके हिसाब से वही वो स्कैमर हो सकता है जो कि ये सब कर रहा है। तो वह ली बिना वारंट के ऐसा ना करने के लिए कहता है, पर जब वो उसकी डरी हुई हालत देखता है तो वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो ही जाता है। जिनमें से जब ये किम के अपार्टमेंट में जाते हैं तो इन्हें मिलती है किम की लाश, और वो भी एक फ्रिज में से। नाउ ये इस केस की पहली मर्डर होती है, इसलिए ली भी अब इस केस को बहुत ही सीरियसली लेते हैं, और इन्वेस्टिगेशन के जरिए इन्हें पता चलता है कि सीईओ की जैसी एक और लड़की है जिसके साथ भी ऑलमोस्ट सेम ही हुआ था। उसने भी ऑनलाइन एक सेकंड हैंड सामान खरीदा था, जो कि जब खराब निकला तो उसने सेलर की आइडेंटिटी ढूंढनी चाहिए ताकि वो उस सामान को रिटर्न कर अपने पैसे वापस ले सके, जो कि स्टार्ट में तो उसे नहीं मिलती, पर जब उसकी वो प्रोफाइल उसे मिलती है तो उसकी लाइफ प्रॉब्लम से भर जाती है, और उसके साथ भी वही सब होता है जो कि सीईओ के साथ अब हो रहा होता है। पर इसके साथ सिर्फ इतना ही नहीं हुआ होता, ये बताती है कि वो पर्सन उसके सारे सोशल अकाउंट्स को हैक कर लेता है, हर जगह पर उसे नॉन स्टॉप मैसेज भेजता है, और उसके घर में घुसकर उसके सामानों की चोरी भी करता है, एंड लास्टली वो उसे मारने भी आता है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ मौत के डर से भर गई। और एग्जैक्टली यही डर सीईओ की लाइफ में भी अपनी जगह बना चुका होता है, इसलिए जब उसका बॉस उसकी हालत देखकर उसकी मदद के लिए आता है तो वो उसे अपार्टमेंट में घुसने नहीं देती, इस डर की वजह से कि कहीं वही तो वो पर्सन नहीं है जो कि उसे परेशान कर रहा है, जिससे आखिर में इसे पता चलता है कि उसका बॉस उसे पसंद करता था, इसलिए वो वहाँ पर आया था, जो कि अब वहाँ से चला जाता है गुस्सा होकर। तो वहीं सीईओ की असली प्रॉब्लम शुरू होती है उसके अपार्टमेंट के अंदर जाने पर, क्योंकि उस हैकर ने उसके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हैक कर ली होती है, और वो उसे हर जगह से देख रहा होता है, जिससे डर कर सीईओ पुलिस को फिर से बुलाती है, और सेम उसी डर की वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो वहीं ऑफिसर ली को पता चलता है कि किम की तरह अब टोटल 6 मर्डर्स हो चुके हैं, जिनको मारने के बाद उनके सारे सामानों को भी सेम ऐसे ही सेकंड हैंड मार्केट में बेच दिया गया था, और पुलिस ने इन केसों को अच्छे से इन्वेस्टिगेट इसलिए नहीं किया होता क्योंकि उनके हाथ कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं लिखते ऐसा करने वाले के अगेंस्ट। अब सीन यहाँ से फिर से शिफ्ट होती है सीईओ की तरफ, तो हम देखते हैं कि वो हैकर फिर से उसे परेशान कर रहा होता है, और इन सब को रोकने के लिए वो उसे 10 मिलियन कोरियन वॉन मांगता है, और वो भी कैश, और उस कैश को लेकर वो उसे अपने ही अपार्टमेंट में रहने के लिए कहता है, जिसे वो लेने के लिए आएगा रात के 10 बजे। साथ ही वो उसे वार्निंग भी देता है कि अगर वो इस बारे में पुलिस को बताती है तो वो उसका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा, और फिर आगे जो होगा उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगी। नाउ सीईओ तो पैसे लेकर इंतजार करने लगती है, पर डर की वजह से वो अपने फोन को कर देती है ऑफ, जिसे बंद पाकर ऑफिसर ली उसके घर के बाहर पहरा देने लगता है। तो वहीं इस वक्त तक ऑफिसर नाम इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लगे होते हैं, और देखते हैं कि जब सारे डिलीवरी बॉय वहां पर आ रहे थे उस दिन
तो वो पर्सन वहीं पर खड़ा होकर उन सबको देख रहा था। मींस कि वो क्रिमिनल उनकी हर एक हरकत पर बहुत पहले से ही नजर रखे होता है और उसके बारे में जब तक ऑफिसर नाम ली को बता पाता तब तक वो पर्सन ली पर अटैक कर उसे बेहोश कर देता है। पर जब तक वो उसे जान से मार पाता तब तक वहाँ पर कई सारे लोग आ जाते हैं, इसलिए वो पैसे लेने के लिए निकल जाता है सीओ के अपार्टमेंट की तरफ, जहाँ पर जाते ही उसका सामना होता है सीओ के बॉस के साथ, जो कि समझ जाता है कि यही वो स्कैमर होगा जो कि सीओ को परेशान कर रहा है। पर इससे पहले वो उसके साथ कुछ करता, वो क्रिमिनल उसे चाकू से मार मार कर पूरी तरह से मार डालता है। ऑन दी अदर हैंड सीओ खुद के अपार्टमेंट में ढेर सारे सीक्रेट कैमरास को देखती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो पर्सन उस पर नजर कैसे रखे हुए है। पर इससे पहले वो कुछ कर पाती, वो क्रिमिनल घुस जाता है उसके अपार्टमेंट में और उसे कर देता है बेहोश। ऑन दी अदर हैंड जब ऑफिसर नाम ली को बताने के लिए आते हैं उस क्रिमिनल के बारे में, तो वो देखते हैं कि ऑफिसर ली वहाँ पर बेहोश है। और जैसे ही वो सीओ के अपार्टमेंट की तरफ जाते हैं उसे बचाने के लिए, तो वो देखते हैं कि लाल रंग की एक गाड़ी वहाँ से निकलती है जिसमें पीछे बैठी होती है सीओ, जिससे हमें यहाँ पर काफी लंबी चेजिंग सीन देखने को मिलती है, जो कि एक पॉजिटिव टर्न में एंड नहीं होती, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से ऑफिसर नाम की मौत हो जाती है। तो वही वो क्रिमिनल वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। नाउ ऑफिसर नाम के मौत के बाद वो पर्सन भी सीओ को परेशान करना बंद कर देता है और सिंस की पुलिस के हाथ भी कोई सबूत नहीं लगे होते, वो इस केस को बंद करने लगते हैं, जो कि ऑफिसर ली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब काफी वक्त तक सब कुछ शांत हो जाता है। सीओ भी एक नई जगह पर शिफ्ट हो जाती है। पर एक दिन जब वो कुछ लड़कियों को बात करते हुए सुनती है कि एक पर्सन सेकंड हैंड चीजें बेच रहा है और वो भी बाहर जाने के नाम पर, तो इसके हाथ वो पर्सन फिर से लग जाता है। नाउ सीओ को ये बात याद होती है जो कि उस पर्सन ने कही होती है वहाँ से जाने से पहले कि वो उसे फिर से ढूंढ लेगा, इसलिए ये ऑफिसर ली के साथ मिलकर एक ट्रैप बिछाती है ताकि ये उसे पकड़ सके, जिसमें वो यूज करती है अपने फ्रेंड के चेहरे का ताकि उसके नाम के जरिए वो एक नई आईडी बना सके। और जब सब कुछ सेट हो जाता है तो वो सेम उसी पर्सन से एक सामान खरीदते हैं जिसकी डिलीवरी करने वो पर्सन खुद आता है। नाउ एज पर प्लान वो पर्सन आता तो है, बट सीओ उसे देखकर घबरा जाती है, जिससे उसे हो जाता है शक, पर वो भी ये दिखाता नहीं कि उसने उसकी रियल आइडेंटिटी जान ली है। तो वहीं ली काफी दूर होता है उन दोनों से और जब तक वो उनके पास पहुंचता तब तक हो जाती है देर, इसलिए सीओ उसे लेकर जाता है अपने टेम्पररी फ्लैट में, जहां पर उसे पकड़ने का वो प्लान बनाकर बैठे होते हैं, जहां पर सबसे पहले वो पर्सन सीओ को बेहोश कर देता है और उसके बाद वो उसके फ्लैट को चेक करने के लिए जाता है ताकि वहां के सामानों को भी वो बेच सके। पर लगता उसके हाथ कुछ भी नहीं है क्योंकि वो पूरी जगह होती है खाली। तो वहीं सीओ अपनी सांसें रोककर सिर्फ नाटक कर रही होती है बेहोश होने का, और उस पर्सन के जाने के बाद वो ली को फोन करती है वहां पर आने के लिए, जिसके आने में लगता है टाइम, और तब तक वो पर्सन सीओ को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है क्योंकि सीओ का जिंदा रहना मीन्स उसके लिए मुसीबत, क्योंकि सीओ ने उसका चेहरा जो देख लिया होता है। तो वहीं सीओ ने उस जगह पर कैमरा सेटअप करके रखा होता है ताकि वो उसके बारे में हर किसी को बता सके, और सिर्फ उसी कैमरे के बारे में बताकर वो उसे डराने की कोशिश करती है ताकि वो उसे ना मारे। बट वो पर्सन कैमरे से डरता नहीं क्योंकि वो उसे हैक करके उसकी सारी फुटेज को मिटा सकता है, और इसलिए वो सीधा आगे बढ़ता है उसे मारने, जिससे फाइनली यहाँ पर सीओ को बचाने के लिए आते हैं ऑफिसर ली, और उन दोनों में होने लगती है जबरदस्त फाइट, जिसमें वो किलर एक साइको की तरह ली को चाकू और रॉड से मारना चालू कर देता है, और उसे रोकने की कोशिश जब सीओ करती है तो वो उसे भी मार पीट कर बेहोश कर देता है, जिससे पूरा सीन यहाँ पर लालम लाल हो जाता है उन दोनों के खून की वजह से। पर अभी भी वो दोनों मरे नहीं होते, जिससे आखिर में वो पर्सन अपनी नाइफ उठाकर आगे बढ़ता है सीओ को मारने, और जैसे ही वो उसे मारने की कोशिश करता है ली उसे अपने साथ लेकर कूद जाता है बिल्डिंग से, जो कि गिरते हैं एक गाड़ी के ऊपर, जिसकी वजह से ना तो ली की मौत होती है और ना ही उस पर्सन की। और जब वो फिर से चाकू से अटैक करने की कोशिश करता है तो सीओ और ली दोनों ही मिलकर उसे जान से मार डालते हैं, जिससे फाइनली उस क्रिमिनल के क्राइम पर लगता है फुल स्टॉप। पर ये मूवी हमें दिखाती है कि ऐसे क्राइम्स और भी हो रहे हैं, इसलिए मूवी के एंड में हमें एक वार्निंग दिया जाता है, डोंट बाय दी सेलर्स, और ये स्टोरी हो जाती है खत्म।